चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। आज तक आप लोगों ने टेंसेस जो पढ़े हैं वो सिर्फ रट्टा मार पढ़े हैं। रट्टा मीन्स जैसे कि आप रूल्स को याद करते ही रहते हैं। रूल्स याद करते करते एक बार याद होते हैं, फिर वो अगले टाइम अगर बीच में गैप हो जाता है आप भूल जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको टेंसेस को एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। स्टोरी बिल्कुल रियल लाइफ प्रैक्टिकल स्टोरी से हम पढ़ेंगे। स्टोरी टेलिंग मेथड से हम टेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझेंगे कि टेंसेस हमें क्या शो करता है। टेंसेस जो होता है वो हमें सिर्फ टाइम के साथ साथ एक स्टेट ऑफ एक्शन भी शो करता है। आज तक हम ये समझते हैं कि टेंसेस मतलब समय, सिर्फ हम समय ही समझते हैं, ठीक है। लेकिन टेंसेस हमें समय के साथ साथ यानी टाइम ऑफ एक्शन के साथ साथ वो किस स्टेट में कोई भी एक्शन हुआ है, स्टेट मीन्स स्थिति, परिस्थिति, तो किस स्टेट में वो एक्शन हो रहा है। इट मीन्स अगर कोई भी एक्शन मान लो प्रेजेंट में हो रहा है तो वो प्रेजेंट में कौन सी स्टेट में है, कंप्लीटेड स्टेट है, इनकम्प्लीटेड स्टेट है। इट मीन्स स्टेट मीन्स ये, ठीक है। तो इट मीन्स टेंसेस के दो काम होते हैं। सबसे पहले टेंसेस शोज अस द टाइम एंड स्टेट ऑफ एनी एक्शन, ठीक है। देखो अब हम समझते हैं, देखो स्टोरी के माध्यम से। देखो एक्चुअल में टेंसेस जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रहता है कि टेंसेस 12 होती हैं। नॉट एट ऑल, टेंसेस होते 3 ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो ऐसे समझते हैं, एक मान लो देश था, टेंसेस, ठीक है। अब उसमें क्या था, एक राजा था, मान लो इंग्लिश ग्रामर, एक राजा था, तो उसके 3 पुत्र हुए थे, ठीक है। 3 पुत्रों का नाम था प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 पुत्र हुए थे उस राजा के, और ये तीनों पुत्र क्या बताते थे, किसी भी एक्शन का टाइम, ठीक है, किसी भी एक्शन का टाइम जो बताते थे, ये तीनों पुत्र बताते थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों पुत्रों के भी 4 पुत्र हुए सन, ठीक है। और वो 4 पुत्र जो थे वो किसी भी एक्शन का स्टेट बताते थे कि वो कौन सी स्टेट या स्टेज में है, कंप्लीट स्टेज है या इनकम्प्लीट स्टेज है। इनके 4 पुत्रों का नाम जो था वो सेम ही था, यानी प्रेजेंट के भी 4 पुत्र, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी 4 पुत्रों का नाम सेम हुआ। और इन्होंने क्या नाम रखा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इन तीनों में ये बात छिड़ी, बहस हो गई कि अगर मान लो प्रेजेंट ने, पास्ट या फ्यूचर, तीनों में डिस्कशन हुई कि हमारे 4 पुत्रों का नाम तो सेम हो गया, अगर मान लो पास्ट वाले को अपने परफेक्ट का नाम बुलाना हो तो वो कैसे बुलाएगा, परफेक्ट बोलेगा तो वो तीनों का परफेक्ट आ जाएगा ना। इन दोनों में ये बहस चढ़ गई तीनों में। तो सॉल्यूशन तीनों ने ये निकाला कि हम इन 4 के नाम के आगे अपने अपने नाम को जोड़ देंगे, यानी जो प्रेजेंट के 4 होंगे उनके नाम के आगे प्रेजेंट लगा दिया जाए, पास्ट के 4 पास्ट लगा देंगे, फ्यूचर के 4 के साथ फ्यूचर लगा देंगे। इट मीन्स अगर ये अपने पास्ट को बुलाएगा तो ये क्या बुलाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट अपने परफेक्ट को बुलाएगा तो क्या बोला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इससे इनकी जो ये कंफ्यूजन थी ना, क्योंकि 4 के पुत्रों का नाम सेम हो गया, तीनों के पुत्रों का नाम सेम हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन निकला। इस तरह से हम टोटल 12 की 12 स्टेट्स के रूल्स को पढ़ते हैं। स्टेट्स कह लो या हम इसको स्टेट भी कह सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोटल 12 स्टेट या स्टेजेस के रूल्स पढ़ते हैं, ना कि हम 12 टेंसेस के रूल पढ़ते हैं। टेंसेस तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो टोटल हमारे इस तरीके से 12 टेंसेस, 12 रूल्स पढ़ते हैं। अब देखिए हम इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो स्टेट्स है इनके हम रूल्स पढ़ने वाले हैं। अब इनके रूल्स बनाने से पहले हम 4 गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे जिनके बेस्ड पर
पूरी सेंटेंस टिकी हुई है, मीन्स जो भी पूरी ग्रामर है, ग्रामर में आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप कोई भी सेंटेंस ले आओ, वो इन 4 गोल्डन रूल्स के बेस पर ही बने हुए हैं। यानी अगर हम ये 4 गोल्डन रूल्स पढ़ लेंगे तो पूरे टेंसेस के रूल्स उसी बेस पर बनते हैं, ठीक है। और वो हम पूरे स्टोरी राइटिंग से ही सिखाएंगे। चलिए, सबसे पहले देखो हम ये सीखेंगे गोल्डन रूल्स फॉर एनी सेंटेंस फॉर्मेशन। यानी जब भी हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए 4 गोल्डन रूल्स अगर आप पढ़ लेंगे तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी गोल्डन रूल के बेस पर ही सारे टेंसेस के रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन, देखिए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनता है। देखिए अब ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए हमने ये पढ़ा था कि टेंस नाम का एक क्या है, देश है। टेंस इज अ कंट्री। अब इस देश में क्या था, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं कि 22 जनवरी को जो मतलब राम मंदिर का उद्यापन होने वाला है, तो ऐसे ही इस देश में भी एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, ठीक है। तो अब यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको ये सताने लगा कि भाई ऐसे इवेंट में ज़्यादातर टेररिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैक करने के लिए सोचते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल इंडिया ही ले लो आप, तो इंडिया में मान लो जैसे अभी हमारा राम मंदिर उद्यापन होने वाला है, तो हमारे जो मोदी जी हैं उनको ये बहुत बड़ी बात सता रही होगी कि अगर ऐसे इवेंट में जहाँ भी भीड़ इकट्ठा होती है तो पाकिस्तान से या हमारे दुश्मनी जो देश हैं वहाँ से अक्सर ऐसे इवेंट होते हैं, ठीक है। जैसे धमाका होना या कोई भी हादसा हो जाना नॉर्मल बात है ये। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ये सोचा, क्या सोचा कि जो आतंकवादी आते हैं वो आते कहाँ से हैं, बॉर्डर से, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर से मान लो, तो मोदी जी ने ये बोला कि देखो मैं देश का बहुत बड़ा चौकीदार हूँ। मोदी जी का नारा यही है। तो उन्होंने ये क्या किया, वो चौकीदार की ही ड्यूटी पे लगे। कहाँ लगे, जम्मू कश्मीर पे खड़े हो गए, ठीक है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे टेंस के देश के, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम था सब्जेक्ट जी। तो वो सब्जेक्ट जी देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़े हो गए, ठीक है। अब बॉर्डर पे यहाँ से तो देश की चलो रक्षा हो गई, लेकिन अब उन्हें चिंता सताने लगी, भाई अगर जो आतंकवादी हैं वो पीछे से भी तो एंट्री कर सकते हैं। आप भी तो यही करते हो, भाई स्कूल का गेट आगे से बंद होता है तो आप पीछे से एंट्री कर जाते हो, सही। तो उन्होंने क्या सोचा, पीछे से एंट्री कर गए तो उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री थे ऑब्जेक्ट जी उनके पास गए। तो ऑब्जेक्ट जी ने कहा ठीक है आप आगे से देश की रक्षा करो, मैं पीछे से देश की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में लग जाता है। अब भी क्या हुआ, कहीं दूर दराज से 2 लोग आए, ये उद्यापन देखने आए थे कि भाई 22 तारीख को बहुत बड़ा मतलब जश्न होने वाला है टेंस में। तो 2 मतलब कहीं दूर दराज से ऐसी जनता थी वो एक देश की, तो वो 2 आदमी आए। और 2 आदमी का नाम क्या था, एक जो था वो साइज में बहुत पतला सा था और एक दोस्त जो था वो बहुत ही मोटा हैवी था। और उनका नाम क्या था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस स्टोरी में हम इसको कह सकते हैं हल्का वर्ब और मोटा वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके जो वर्ड्स होते हैं वो सारे हल्के हल्के होते हैं। इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज है, बहुत हल्के हल्के होते हैं, इसलिए 4 लेटर से ज़्यादा होते नहीं हैं। और इसको मोटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके सारे काम मोटे मोटे होते हैं, यानी सारे एक्शन वर्ड इसमें आते हैं। सारे एक्शन वर्ड, जितने भी एक्शन वर्ड आप करते हो वो सारे इसमें ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों जो थे ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, हल्का वर्ब और मोटा वर्ब। अब ये दोनों कहाँ से आ रहे थे, ये दोनों जम्मू कश्मीर की साइड से एंट्री कर रहे थे, यहाँ से, ठीक है, जिधर हमारे पीएम साहब खड़े थे सब्जेक्ट जी, यहाँ से आ रहे थे। तो ये दोनों हाथों में हाथ डाल के जा रहे थे। तो हल्के आदमी को एक शरारत सूझी, क्या सूझी कि मैं देश के अंदर जल्दी घुस जाऊंगा तो मुझे आगे की सीट मिल जाएगी देखने के लिए।
ठीक है। तो हल्का जो था वो चलता भी हल्का ही है, जल्दी 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 चले गया मोटे को छोड़ के, ठीक है। तो मोटे को छोड़ के चले गया, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो था वो सब्जेक्ट के यहाँ लगता। भाई आगे वाली सीट मिल गई। अब मोटा जो था वो भाई हैवी था साइज में, तो धीरे धीरे आया, तो जाहिर सी बात है कि उसको जगह कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए आपका अफर्मेटिव रूल बन गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट बन गया। अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेगेटिव आया। नेगेटिव के दिन क्या हुआ, इस मोटे को ये बात बुरी लगी कि भाई हम चले साथ में थे, तो इस मोटे ने, मेरे हल्के आदमी ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया कि मुझे रास्ते में छोड़ के आ गया आगे की सीट के चक्कर में, ठीक है। अब बेचारे मोटे को ये बात बहुत बुरी लगी, तो उसने सोचा मेरा भी तो दिन आएगा कभी ना कभी, मैं इससे बदला जरूर लूँगा। तो बदला लेने के लिए इस मोटे ने क्या करा, अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करा, और उस रिश्तेदार का नाम क्या था, रिलेटिव का नाम नोट, ठीक है। उसने बोला, मोटे ने उसको कॉल करके, भाई यहाँ ना बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तुम भी आ जाओ देखने के लिए। वो तो था ही ऐसी, हमेशा रहता था फ्री फंड के मामले में, जहाँ फ्री का मिले वहीं चल दिया। तो चल दिया भाई, नोट भी आ गया। अब ये मोटे और हल्के की एग्रीमेंट थी एक ही रूम में रहेंगी, लेकिन इसने ये शरारत करी इसको छोड़ के आने की, तो मोटा रूठ गया, कह रहा तू अगला अलग कमरा ले, मैं अपना अलग रूम में लूँगा, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, इन दोनों में झगड़ा ऐसा हुआ कि बदला लेने के पीछे पड़ गया इसके साथ, इतना बड़ा झगड़ा हो गया इसका, तो इसलिए दोनों ने सेपरेट रूम लिया। अब मोटे को और हल्के को दोनों को बराबर ही रूम मिला साइज में। अब मोटे ने भाई ये सोचा, भाई नोट रखेगा कहाँ, मैं तो बहुत मोटा हूँ, पूरा रूम खुद ही ले लेता हूँ, नोट कहाँ रहेगा मेरे रूम में। तो मोटे को एक शरारत ये सूझी, भाई इस आदमी से बदला तो लेना ही लेना, तो क्यों ना मैं इस नोट को इसके साथ चिपका दूँ, है कि नहीं। इसने, मोटे ने इससे जाके बोला, तो ये बोला मैं क्यों रखूँ तेरे रिश्तेदार को, भाई नोट को बुलाया तूने है, तू रख। कहता नहीं रखेगा, कहता नहीं रखूँगा, कहता रख ले, नहीं रखूँगा, कह रहा तेरे ऊपर ही बैठ जाऊँ फिर मैं। कहता नहीं भाई मुझे मत पिछका, मैं रख दूंगा, जब तेरा आदमी रख दूंगा, मेरी जान निकालेगा, इससे तो अच्छा है कि मैं तेरे नोट को ही रख लूँ अपने साथ ही। तो इसलिए जब भी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, वो हमेशा सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी यही, यहाँ हमारे पीएम साहब खड़े हुए, यहाँ बेचारा हल्का आदमी खड़ा हुआ, अब मजबूरी में इसको अपने साथ इसका रिश्तेदार नोट लगाना पड़ा। फिर मोटा आदमी अकेला सोया अपने रूम में, और इधर बेचारे वो पहरेदार जी ऑब्जेक्ट भी खड़े हुए। तो देखो हमेशा नोट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाया जाएगा और कहीं भी नहीं लगाया जाएगा। बच्चे अक्सर इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि नोट कहाँ लगाना है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नोट लगा देना है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये नोट बेचारा आया 2 दिन के लिए था, लेकिन ये टिक गया बेचारा 2 दिन में, क्योंकि फ्री का माल मिल रहा था इसका, फ्री के चक्कर में तो रहता ही रहता है। ये हेल्पिंग वर्ब परेशान हो गया कि भाई ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, पूरा राशन खत्म कर दिया मेरा, तो अब करे क्या। अगर मैं अपने आप से भगा दूं तो भाई इसका जो मेन वर्ब है वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, है ना, और ना बोलूं तो ये तो जाने को तैयार ही नहीं है मेरे घर से, करे क्या। अब इस हल्के आदमी ने एक सॉल्यूशन निकाला, क्या, घर में राशन ही लाना बंद कर दिया, खाले क्या खाएगा नोट, उससे खुद बाहर खा के आ जाता था हल्का आदमी, और नोट से कह देता था कि भाई सैलरी नहीं मिली तो राशन नहीं लाया, अब तू देख ले भाई तेरे पास पैसे हो तो ले आ राशन। नोट बेचारा वैसे ही भूखा रहे, बेचारा फ्री के माल को। 2-3 दिन ऐसे ही चला, नोट को समझ में आ गया भाई यहाँ तो दाल गलेगी नहीं, तो जब दाल नहीं गलेगी तो यहाँ क्या करूँगा, दूसरा शिकार ढूंढूंगा। तो ये नोट जो है वो अपने आप भाग गया। अब ये बात मोटे को पता चला कि मेरा रिश्तेदार चला गया, और उसको ये पता था कि मेरा नोट इतनी इजीली भागने वाला इंसान नहीं था, जरूर कुछ ना कुछ हल्के ने करा होगा, तभी वो चले गया, ठीक है। तो अब बने क्या, तो इस हल्के को ये बात पता लगी कि नोट के भागने की बात मोटे को पता चल गई है। अब मोटा लगा पीछे इसके कि भाई अब तू ये बता कि
तूने मेरे नोट को भगाया या नहीं, बस यस और नो के सवाल के साथ। तो यानी पहले इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है जब हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं वो इंटरोगेटिव, और दूसरा होता है जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो ये खड़ा है ना मोटा आदमी, ये यस और नो के सवाल के साथ खड़ा है कि भाई ये बता तूने मेरा मोटा आदमी भगाया था या नहीं, बस यस और नो, इतने बात को जवाब दे। तो इस हल्के ने क्या सॉल्यूशन निकाला इस तरीके का, इसने बोला भाई इस देश में तो रह के गुजारा नहीं है, मोटा आदमी हाँ बोलूँ जब भी फंसा, ना बोलूँ जब भी फंसा। तो इसने सॉल्यूशन क्या निकाला, देश को छोड़ के चले जाने का, यानी बॉर्डर पार, हल्के आदमी की जगह यहाँ, यानी इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। क्यों, मोटे आदमी के डर की वजह से, भाई अगर देश में रहूँगा तो ये मुझे मार देगा नोट को भगाने के इल्ज़ाम में। तो इसलिए क्या निकाला इसने इलाज, देश ही छोड़ के भाग जाओ, फिर कहाँ तक मेरे पीछे दौड़ेगा ये, ठीक है। तो इसलिए जब आपका यस और नो वाला क्वेश्चन हो, इंटरोगेटिव हो और यस और नो क्वेश्चंस, यानी जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, तो आप सीधा सीधा हिसाब है कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेके आ जाओ, देश छोड़ के चले गया वो सब्जेक्ट, नोट तो पहले ही भाग गया, अब क्या आएगा मोटा आदमी, फिर हमारे ऑब्जेक्ट जी। लेकिन जब ये देश छोड़ के भागे थे ना तो सवाल का जवाब दे करके ही नहीं गए थे, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये था इंटरोगेटिव यस और नो। चलिए अब चलते हैं बात, अगर हमारा सवाल यस नो के साथ ना हो, ठीक है, तब हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए देखो अब क्या हुआ भाई, जब ये देश छोड़ के चले गया तो मोटे वर्ग को ना पड़ोसियों ने चुगली करी। क्या चुगली करी, भाई तेरे हल्के आदमी ने ना नोट को भगाया था, राशन नहीं दिया था उसको खाने की, ठीक है। अब मोटे आदमी के मन में क्या सवाल उठे, क्यों भगाया, कैसे भगाया, हाँ भगाया, यानी ऐसे सवाल उठे जिनका आंसर यस और नो में हम नहीं दे सकते। हाँ इधर ही, यानी जिनका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, ऐसे सवाल रख दे। अब इस हल्के आदमी ने भी इस देश के अंदर एक जासूस छोड़ा हुआ था, उस जासूस ने इसको फोन करके बता दिया कि भाई मोटे आदमी को तेरी सच्चाई पता लग गई कि तूने नोट को भगाया था, अब वो तेरे पीछे पड़ गया है, क्यों क्या कैसे लेके, ये अब परेशान हो गया, भाई ये तो यहाँ भी नहीं छोड़ रहा मुझे। तो अब इसने क्या देखा, जिस देश में ये गया था ना उस देश में एक WH नाम की कंपनी रहती थी, डॉन कंपनी जिसको कहते हैं, ठीक है, हर देश में होती है ना एक, कि भाई एक, और उसने उस कंपनी का नाम जो था वो एक NGO की तरह सुना था कि भाई ये ना कोई NGO है WH वाली, ये ना लोगों की मदद करती है, ऐसे लोगों को जो फंस जाते हैं मेरी तरह। तो ये एक NGO समझ के उस WH कंपनी के पास गया था, सहारा मांगने, भाई मेरी मदद करो, ये मोटा आदमी मेरी जान के पीछे पड़ गया है। तो WH वाले का जो लीडर था उसने बोला, देख भाई हल्के आदमी, हम तेरी मदद जरूर कर देंगे, पर ये बता तुम हमें बदले में क्या दोगे। तो ये फट से बोला, मैं तो खुद ही झोला छाप हूँ, तुम क्या लोगे मेरे से, ठीक है, मैं खुद ही झोला छाप लेके बैठा हूँ, खाली कटोरा लेके बैठा हूँ, क्या दे दूंगा मैंने तो तुम्हारा नाम एक NGO की तरह सुना था, तुम तो कंपनी हो यार प्रॉफिट कमाने वाली। कहता हाँ भाई हम कंपनी है, किसने बोला तुमसे NGO है, हम कोई दान पुण्य करने थोड़ी बैठे हैं, डॉन आदमी है भाई, बदले में लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं। कहते हैं यार मेरे पास तो अभी कुछ भी 1 रुपया भी नहीं है। तो कहता है चल एक काम करते हैं, तेरे पास पैसा नहीं है ना तो कोई नहीं, तू अपने देश के ना कमाने का जरिया हमें दे दे, ठीक है, जो पैसा हम तेरे से लेते वो हम तेरे देश से ले लेते हैं, बात तो बराबर है। तो कह रहा मतलब, कहता मतलब ये या तो अपने देश में से सब्जेक्ट की कुर्सी दिला प्राइम मिनिस्टर की, या फिर अपने देश में से ऑब्जेक्ट की कुर्सी दिला CM की। ये कहता है ठीक है भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, कहता क्यों नहीं है, कहता देख भाई अगर मैं तेरे को PM की कुर्सी दूं, ना भी दूं चल, तो वो ना तो मेरे घर का राशन चलाने आ रहा PM, ठीक है, ना मेरे को मोटे आदमी से बचाने आ रहा PM, तो मैं इसकी कुर्सी बचा के क्या करूँ। तो
PM को ले चाहे उसी कुर्सी को ले, मुझे क्या लेना देना, अभी तो मेरे को मेरी जान की पड़ी है यार। कहता है ऐसी बात है तो चल एक काम करते हैं, तेरी हेल्प करेंगे हम, लेकिन एक ये याद रखियो, या दोनों में से एक ही कुर्सी दूंगा मैं। भाई देश चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तेरे को दे दिए तो देश कैसे चलेगा। कहता ठीक है कोई नहीं, तू एक की देती हो। कहता है चल भाई दोनों में से एक की देंगे तेरे को कुर्सी। तो लेकिन अब इसके मन में सवाल ये हुए कि भाई अगर एक बात बता मेरे को, भाई डॉन आदमी तो मेरी हेल्प करेगा कैसे, कैसे श्योरिटी करूँ कि तू मेरी हेल्प करेगा ही करेगा, अनजान देश में हो यार, कैसे कर लूँ भरोसा दूसरे के ऊपर। कहता बात भी तेरी सही है। कहता देख मैं तुझे बताता हूँ मैं हेल्प कैसे करता हूँ। देख अगर तू मुझे इस सब्जेक्ट की कुर्सी दिला देगा तो देख मेरे जो आदमी है ना उनमें से जो WHO ये उस सब्जेक्ट की कुर्सी का दावेदार है। क्यों? क्योंकि इकलौता ही ऐसा है जो सब्जेक्ट की कुर्सी को झेल सकता है। ठीक है। कहता अच्छा अगर मैं ऑब्जेक्ट की कुर्सी दूंगा तो, कहता इसके तो बहुत सारे लोग हैं दावेदार, हल्की है ना कुर्सी इसलिए। कहता कैसे? कहता देख भाई इस ऑब्जेक्ट में देखा जाएगा है क्या, कि अगर कोई चीज़ का नाम है, कोई प्लेस का नेम है, कोई टाइम है, क्या है। अगर यहाँ कोई नेम ऑफ थिंग्स हुआ तो मेरे पास WHAT व्हाट है। अगर यहाँ पर कोई प्लेस का नेम है तो मेरा वेयर आ जाएगा। अगर यहाँ कोई टाइम देगा तो हम वैन को भेजेंगे। अगर यहाँ किसी काम को करने की मैनर दी जाएगी, ठीक है, तो हम हाउ को भेजेंगे। अगर कोई रीज़न है तो हम वाई को भेजेंगे। अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हमारे WH वर्ड लग जाएंगे। कहता है अच्छा तेरी जगह क्या होगी ये तो बता भाई, सेंटेंस में तू लगेगा कहाँ। कहता है बॉडी गार्ड कहाँ लगते हैं बता भाई, इंसान के आगे तेरी रक्षा करने के लिए। तो मैं तेरे आगे लगूंगा कि अगर मोटे आदमी को तेरे पे अटैक करना होगा तो वो पहले मेरे से गुजरे फिर तेरे पे आएगा। कहता हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो इसलिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं जिनके आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते, यानी WH क्वेश्चंस अगर हम फ्रेम करते हैं, ठीक है, तो हमें हमेशा WH वर्ड को पहले लिखना होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चनिंग वर्ड्स को हमें पहले लिखना होता है। यानी हमें सबसे पहले हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड को पहले लिख देना है WH वर्ड स्टार्टिंग में। फिर हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा। फिर हमारे देखो सब्जेक्ट जी आएंगे। फिर हमारा मेन वर्ब मोटा आदमी और हमारे ऑब्जेक्ट। लेकिन इस हल्के आदमी ने अभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, देख लो। अब ये देखो 4 बेसिक रूल आपको दिख गए। अफर्मेटिव का 1, नेगेटिव 1, इंटरोगेटिव के 2। अगर हम ये 4 बेसिक रूल्स यानी गोल्डन रूल्स को हम समझ गए तो समझ लीजिए आपके टेंस के सारे रूल्स आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं। पूरे टेंस के रूल ये 4 गोल्डन रूल्स के ऊपर ही बेस्ड है। देखिए चलिए, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको फ्रेम करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फ्रेम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये यूज कहाँ होता है, कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी काम जो हमारी आदत में है, हैबिट में है, रेगुलर एक्टिविटीज हैं, तो उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बोलता है मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, या मैं रोज मंदिर जाता हूँ, तो ये काम क्या है, रेगुलर है, हैबिचुअल है ये। तो हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। ठीक है, दूसरा यूज होता है जैसे हम कोई यूनिवर्सल फैक्ट देख लें, साइंटिफिक फैक्ट देखें, नेचुरल फैक्ट देखें, तो उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ती है बोलते हैं, मतलब क्या है कि वो हम कभी ये तो नहीं बोलेंगे ना होगी या लगाती थी, हमेशा यही बोलते हैं ना लगाती है। तो यानी वो अर्थ की हैबिट है, वो उसका रेगुलर एक्शन है। ठीक है, हम चाह के भी उसको बदल नहीं सकते हैं उस फैक्ट को।
तो और जैसे हम बोलते हैं कि गाय हमें दूध देती है, क्यों? क्योंकि वो उसका काम है, हैबिट में है, वो उसका रेगुलर एक्शन है। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, ठीक है। तीसरा यूज ये होता है, जैसे मान लो किसी महान इंसान ने कोई बात बहुत समय पहले कही थी, लेकिन हम उसको आज भी एक हैबिट की तरह यूज करते हैं, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये बोलते हैं ना, गांधी जी कहते हैं, वो इंसान अमर हो गया लेकिन वो अभी भी हमारे लिए जिंदा रहता है, हम ये कंसीडर करते हैं। तो उनके लिए हम कभी ये तो नहीं कहते ना कि गांधी जी कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म है, हम हमेशा कहते हैं वर्ड यूज करते हैं, गांधी जी सेज, है ना, इसी तरह से यूज करते हैं कि अहिंसा एक परम धर्म है, ठीक है। तो ऐसे टेंस, ऐसे एक्शंस के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें मेन क्या सीखना है, इसका रूल कैसे फ्रेम करते हैं। इसकी पहचान हमेशा यही रहती है, ता है, ती है और ते है सेंटेंस के लास्ट में लगता है। जैसे खाता है, पीता है, जीती है, गाती है, ठीक है, ये सारे इसके हिंदी में इसकी पहचान होती है। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए देखो, अफर्मेटिव गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए, इसके जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सिर्फ पूरे टेंसेस में उनके ही रूप यानी फॉर्म्स बदलती रहती है, बिकॉज क्योंकि वो क्या है, जनता है, जनता के फेसेस बदलते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो बदलते रहते हैं। क्योंकि जो पीएम है और सीएम है वो तो फिक्स चेहरा है, उनकी तो कुर्सी फिक्स है, तो वो तो नहीं बदलते। जो जनता होती है वो क्या है, नई आती है, पुरानी जाती है, नए नए फेसेस आते हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फेसेस बदलते रहते हैं बस। तो आपको यही मेन याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आती है, ठीक है। इसका जो हल्का आदमी है वो क्या है, डू और डस। इसके जो हेल्पिंग वर्ब का नाम है वो है डू और डस। अब देखिए, ये सबसे पहला टेंस है, तो इसलिए मेन वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। पहला टेंस तो मोटा आदमी पहली शक्ति के साथ खड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आप टेक्निक याद कीजिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, यानी पहला दिन है ये, बिल्कुल पहला दिन, डे 1। तो हम इसलिए मोटे वर्ब की कौन सी शक्ति लगाते हैं, पहली शक्ति, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या आता है, डू और डस, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, यहाँ जो हल्का आदमी है इसके पास ना एक इमरजेंसी कॉल आ गया, पहले ही दिन कॉल आ गया इसके एक दोस्त का, और वो क्या कहता है, भाई मेरी शादी है, तुझे शादी में जरूर जरूर आना है। ठीक है भाई, कहता है आ जाऊंगा, बोल देता है, उसको प्रॉमिस कर देता है। अब क्या करे, ड्यूटी का पहला दिन और दोस्त की शादी, दोनों एक ही दिन। अब फंस गया, ड्यूटी पे जाऊं या दोस्त की शादी पे जाऊं। अब इसके मन में ये विचार आया, यार ड्यूटी तो कल भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, रोज की ड्यूटी है 365 दिन की, लेकिन जो दोस्त की शादी है वो तो रोज रोज नहीं आएगी। ये तो नहीं हो सकता ना भाई, शादी आज नहीं है, कोई नहीं कल ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसने कहाँ जाने का विचार बनाया, शादी ज्वाइन करने का, कि भाई मैं शादी में जाऊंगा मेरे दोस्त की, खूब नाचूंगा, गाऊंगा, दावत में रहूंगा, पार्टी में रहूंगा। तो अब ये बेचारा मोटे के पास गया अपनी दुविधा लेके कि भाई मैं ड्यूटी कैसे ज्वाइन करूँ, ठीक है। अब लेकिन काम तो मेरा भी छूटेगा, अब वो काम कौन करेगा मेरा, भाई तू कर दे। कहता है मोटा आदमी, मेन वर्क, भाई देख आज ड्यूटी का पहला दिन है, ठीक है, अपना काम समझने में ही पूरा दिन लग जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, नया दिन है, तो मैं तेरा काम कब करूँगा बेटा, नहीं कर पाऊंगा मैं, तो शादी में मत जा। कहता है नहीं, शादी में जाऊँगा मैं। तो अब दोनों फंस गए। तो मोटा आदमी ये कहता है, भाई एक सॉल्यूशन है, देख तेरे पास क्या है, डू और डज है कि नहीं, तो तू अपने इस ES को और इसके साथ S को मेरे पास छोड़ जाना काम करने के लिए, तू अपने साथ ओनली डू को ले जा, ये मीनिंगफुल है तेरे लिए, तू अपने साथ डू को ले जा शादी में, S और ES को एक असिस्टेंट की तरह छोड़ जाएगा, वो तेरा काम कर देंगे। तो कहता आइडिया तो बुरा नहीं है यार, है ना। तो इसलिए यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, मिसिंग रहती है, बट हाँ काउंट की जाती है, ठीक है। तो इसलिए गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग आनी तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए यहाँ, लेकिन वो बेचारी कहाँ चली गई, शादी में चली गई। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, पहले मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब वो असिस्टेंट जो है वो इसके पीछे लग जाते हैं, S और ES, क्योंकि वो असिस्टेंट है भाई, ओनर की जगह कैसे ले लेंगे। और फिर क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
क्लियर। देखो रूल बन गया गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम कहते हैं। अब मान लो मैंने एक हिंदी में एग्जांपल लिखा, ठीक है, राम आम खाता है, ठीक है। अब जैसे हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाए, सब्जेक्ट मीन्स जो काम करने वाला है राम, ठीक है, राम। अब देखो वर्ब मतलब जो काम किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है यहाँ, खाने का काम, तो खाने को ईट। अब ये एस और एस का क्या हिसाब है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब में एस और एस लगाना है, अगर ये वर्ब प्लूरल है, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें वर्ब एस और एस नहीं लगाना है। अब देखिए ये जो राम है सिंगुलर पर्सन है, तो हम इसमें एस लगा देंगे। अगर ये राम सिंगुलर नहीं होता, एक से ज्यादा होते सब्जेक्ट, तो हम इसमें एस और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। सीधा टेक्निक, ये सिंगुलर तो ये प्लूरल, ये प्लूरल तो ये सिंगुलर, सीधा सीधा हिसाब, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल तो ये सिंगुलर, सीधी सीधी टेक्निक ये है इसकी, ठीक है। अब बताओ, अब जो बचा किसका मीनिंग रह गया, आम का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन से, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होना चाहिए, ठीक है। नाउन आप पढ़ चुके हो स्टार्टिंग से ही, बचपन से, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन ही होना चाहिए, ठीक है। चेक करिए, देखिए राम ईट्स और मैंगो, ठीक है। अब चलते हैं, लेकिन देखो अब कहानी क्या हुई थी, जब ये शादी में गया था ना हेल्पिंग वर्ब, तो इस मेन वर्ब ने एक शर्त रखी थी उसके सामने, और वो शर्त ये थी कि भाई तू ऐसा मत करियो, शादी एक दिन की है और 4 दिन रुक जाएगा, तुझे अगले दिन ही वापस आना पड़ेगा, अगर तू नहीं आया तो तेरे ऊपर पेनल्टी लगा देगा ओनर। कितने की भाई, 5,000 की। अरे 5,000 की पेनल्टी, कहता यार इतनी तो दावत भी नहीं है 4 दिन की, जो 4 दिन रुक गया तो 5,000 रुक जाएंगे मेरे भाई, मैं अगले दिन ही आ जाऊंगा। इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो अगले दिन यानी नेगेटिव के दिन रिटर्न होके आ जाता है, तो इसलिए नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यू लगता है, ठीक है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। चलिए गोल्डन रूल कहते हैं, पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज, फिर हम मेन वर्ब को लगाएंगे, मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसी एग्जाम्पल को लगा के देखते हैं, जैसे राम आम नहीं खाता है, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट राम, अच्छा डू डज का क्या किस्सा है, देखो सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है, लेकिन पूरे टेंस में एक एक्सेप्शन है कि जो आई वर्ड होता है, आई को हम हमेशा प्लूरल सेंस में समझते हैं, यानी इसके साथ सारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगती है, यानी अगर यहाँ पर मुझे आई लिखना होगा सब्जेक्ट में, तो मैं उसके साथ डू लगाऊंगी, भले ही वो है एक ही इंसान, पर ये टेंस उसको स्पेशल कैटेगरी में रखता है और कहता है कि मैं इसे प्लूरल का सम्मान दूंगा भाई, ठीक है, तो इसलिए हमेशा इसके साथ डू लगता है आई के साथ, बाकी सिंगुलर के साथ डज। तो राम सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगा देंगे, डज, ठीक है। अच्छा अभी आपने इसका रिश्तेदार फिट नहीं करा भाई इधर, सॉरी, तो यहाँ डू और डज के साथ नॉट, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए गोल्डन रूल मैच हो गया। अब लगाओ, राम डज फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ई द मैंगो, राम डज नॉट ईट द मैंगो। तो ये देखो गोल्डन रूल बिल्कुल मैच हो रहे हैं आपके। अब आते हैं देखो तीसरे दिन इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव की किस्सा कहानी क्या था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये देश छोड़ के भाग गया था, तो यानी इंटेरोगेटिव में ये जो डज है ये स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो हमारा सबसे पहले फॉर यस और नो क्वेश्चंस के लिए, जब हम किसी भी आंसर को यस नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कहें कि क्या राम आम खाता है,
तो हम उसका आंसर यस नो में दे सकते हैं कि भाई हाँ आम खाता है या नहीं खाता है, तो उसको कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। तब हमने क्या डिसाइड हुआ था कि ये जो डज है हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ देश को छोड़ के चले गया था, तब तक हेल्पिंग वर्ब ने WH का सहारा नहीं लिया है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव का रूल फॉर यस और नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस के लिए हम क्या लिखते हैं, डू और डज को स्टार्टिंग में लिख देना है, फिर हमें सब्जेक्ट को लिखना है, मेन वर्ब वही रहेगा, मेन वर्ब मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसी को देखते हैं। जैसे तो यहाँ पर डज पहले आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट यानी राम का आना चाहिए, फिर बोलो ईट द मैंगो। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन यस नो टाइप ना हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या था, WH आएगा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी एक को मिस होना पड़ेगा, ये सवाल था। तो चलिए देखो, रूल में तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिखेंगे, बट सेंटेंस में आपका कोई भी एक ही दिखेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप देखोगे तो WH वर्ड, ठीक है, फिर डू और डज, रूल में तो सब कुछ दिखेगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब आपका क्वेश्चन से सेंटेंस आएगा तो हम देखो सवाल क्या करें, अगर हम सब्जेक्ट को मिस करते हैं तो हमारे पास किस चीज़ का सवाल बनेगा, कौन, क्योंकि उसका एक ही दावेदार था हु। ठीक है, तो यानी अगर हम सब्जेक्ट को मिसिंग करेंगे तो क्या बनेगा क्वेश्चन, आम कौन खाता है। ठीक है, ये तो बनेगा। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपका सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हमेशा सिंगुलर वाली लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है ना अभी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को मिसिंग करके एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो यहाँ देखो हु, अब यहाँ पर डू और डज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम सिंगुलर के हिसाब से लगाएंगे, सिंगुलर यानी डज। अब डज भी नहीं लगा सकते, इसका जो अफर्मेटिव के हिसाब से जो रूल बनता है वो लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह हु, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी यानी ईट, और एस लगा देंगे क्योंकि हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। अगर जब भी आपका सब्जेक्ट मिसिंग होगा हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली लगती है, ईट्स द मैंगो, हु ईट्स द मैंगो, क्वेश्चन मार्क। चलो अब ऑब्जेक्ट को मिसिंग करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट में क्या है, किसी चीज का नाम है, तो हमारा क्वेश्चन किससे बन सकता है, व्हाट से। ये तो एग्रीमेंट हुआ था, तो हम यहाँ पर व्हाट से स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट। अब हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास, हम ऑब्जेक्ट को मिसिंग कर रहे हैं। जब भी WH वर्ड बनाने हैं तो हमेशा या तो सब्जेक्ट मिसिंग होगा या फिर ऑब्जेक्ट को मिसिंग करेंगे। अभी हमने सब्जेक्ट मिसिंग किया था तो हु लगा दिया, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट को मिसिंग कर रहे हैं। अब हमारे पास राम है, तो राम के हिसाब से रूल देखिए क्या लगेगा, डज, वर्ड डज। अब सब्जेक्ट यानी राम, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। अब हम ऑब्जेक्ट को मिस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगेगा, व्हाट डज राम ईट, राम क्या खाता है। ठीक है, अब बताइए, ये देखिए गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग रूल बना कि नहीं बना, आप चेक कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हम आगे की वीडियोस बनाएंगे, तब उसमें आप आगे के वीडियोस में देखना कैसे टेंसेस के रूल्स फ्रेम होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।